नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और विपक्षी दलों के द्वारा इस चुनाव में भारत के लोकतंत्र और संविधान बचाने का नारा दिया जा रहा है। हालांकि इसके पहले 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी विपक्षी दलों के द्वारा इस तरह के नारे दिए गए थे। हालांकि वोटरों के बिहेवियर और वोटिंग पैटर्न पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, ना ही वोटरों के विचार में कोई विशेष परिवर्तन आया था। हालांकि इस बार 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों के अलावा इस बार वेस्टर्न मीडिया यानी कि वर्ल्ड मीडिया के द्वारा भी भारत के इस चुनाव में इस तरह के हेडलाइन के द्वारा आर्टिकल्स और खबरें छापी जा रही हैं कि ये चुनाव भारत में लोकतंत्र बचाने का अंतिम चुनाव है। जैसे गार्डियन न्यूज़पेपर के द्वारा एक आर्टिकल में लिखा गया, 5 more years of नरेंद्र मोदी will be take India to dark place, यानी मोदी के अगले 5 साल अंधकार में लेके जाएगा। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी लैंडस्लाइड बैड फॉर इंडियन सोल, यानी नरेंद्र मोदी का लैंडस्लाइड विक्ट्री भारत के सोल के लिए यानी भारत के आत्मा के लिए बैड होगा। इसके अलावा अल जजीरा टीवी, जो कुवैत का एक नेशनल टीवी है, कुवैत एक अरब देश है जहां पे अराजकतावादी राजतंत्री मोनार्कियल गवर्नमेंट है, जहां पे अरब देशों में लोकतंत्र का नाम लेना ही गुनाह है। उस अरब देश के कुवैत के एक न्यूज चैनल के द्वारा भारत के लोकतंत्र के प्रति ऐसा लिखा जाना कि भारत के लोकतंत्र में लगातार गिरावट आ रहा है। उसके अलावा सेना के रहमो करम पे चलने वाला पाकिस्तान, जहां पे वहां की सेना ही व्यापार, सरकार, कोर्ट, सारी चीजें वहां की सेना ही संचालित करती है। वैसे एक अलोकतांत्रिक देश में जहां पे जब चाहे सेना किसी भी सरकार को गिरा दे, वैसे गिरे हुए देश के एक न्यूज़पेपर डॉन के द्वारा ये लिखा जाना कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य तय करने के लिए शुक्रवार से मतदान है, तो ये काफी हास्यास्पद है। क्योंकि सूप हंसे तो ठीक, चलनियों हंसे जिसमें 72 छेद। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मीडिया के द्वारा इंडियन डेमोक्रेसी को इस तरह से धूमिल करना, इस तरह से प्रसारित करने के पीछे के कारणों के, और इसके अलावा भारत के लोकतंत्र किस प्रकार से पूरे विश्व को प्रभावित किया, इन कारणों पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये विदेशी मीडिया आज से नहीं, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने के बाद से जब भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया, तब से ही वेस्टर्न मीडिया और वहां के पॉलिटिकल थिंकरों के द्वारा इस तरह के विचार विमर्श शुरू कर दिया गया था कि क्या भारत में लोकतंत्र सरवाइव कर पाएगा। इस तरह के एडिटोरियल्स और न्यूज में खबरें काफी लंबे समय से बनी रहती थी, क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहता था, क्योंकि भारत जैसे इतने डाइवर्स कंट्री में, जहां पे इतना ज्यादा सांस्कृतिक विविधता हो, जहां पे 700 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हों, जिसके बारे में यह कहा जाता हो कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वानी, तो ऐसे देश में लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार चलाते हुए देश को एक रख पाना उनकी कल्पना से परे था। अगर आप देखेंगे कि पश्चिमी देशों में राष्ट्र का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ है, जैसे पुर्तगीज बोलने वालों का देश पुर्तगाल, स्पेनिश बोलने वालों का देश स्पेन, फ्रेंच बोलने वालों का देश फ्रांस, इटालियन बोलने वालों का देश इटली, जर्मन बोलने वालों का देश जर्मनी। तो ऐसे में कॉलोनियल माइंडसेट वाले ये विदेशी पत्रकार उसी चश्मे से भारत के लोकतंत्र को भी देखते थे। लेकिन समय के साथ भारत का लोकतंत्र और मजबूत होता गया और वेस्टर्न मीडिया के द्वारा सेट किया गया ये नैरेटिव कि समय के साथ भारत का लोकतंत्र सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इसके अलावा भारत की स्थिति ऐसी थी जैसे 32 दांतों के बीच में जीव हो, क्योंकि भारत के अगर जियोपॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सभी के सभी एक फेल्ड डेमोक्रेसी है। अगर इसकी शुरुआत हम पाकिस्तान से करें तो आज तक कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका है। या तो वो मार दिया गया है या फिर पाकिस्तान के सेना के द्वारा तख्ता पलट करके सैन्य शासन लगा दिया गया है। आज तक कुल 4 बार पाकिस्तान की सेना के द्वारा वहां पे सैन्य शासन लगाया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान में देखें तो आज वहां पे तालिबानी सरकार है, तो तालिबानी सरकार से लोकतंत्र की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसके अलावा नेपाल, जहां पे 2006 तक वहां पे राजतांत्रिक सरकार था, यानी वहां के राजा के द्वारा वहां पे सरकार चलाई जा रही थी। हालांकि 2006 के बाद वहां पे लोकतंत्र की बहाली का प्रयास किया गया, वहां पे संविधान सभा का निर्माण किया गया,
लेकिन आज तक संविधान बनाने में असफल रहे। इसके अलावा चीन, जहां पे वामपंथियों की सरकार है, वहां पे वन पार्टी सिस्टम है, जहां पे एक बंद रूम में वहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कम्यून के द्वारा। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भारत का बॉर्डर लगने वाला म्यांमार, जहां पे 2011 तक सैन्य शासन था। 2011 के बाद वहां पे भी लोकतंत्र की बहाली का प्रयास किया गया, लेकिन 2021 में एक बार फिर से वहां के सेना के द्वारा तख्ता पलट करके वहां पे सैन्य शासन लगा दिया गया और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जेल में डाल दिया गया। उसके अलावा बांग्लादेश, जो 1971 में बना और 1975 में वहां पे सैन्य शासन लगा दिया गया। उसके बाद वहां पे लोकतंत्र बहाल हुए। हालांकि पिछले 2-3 लोकसभा के चुनाव से वहां के मुख्य विपक्षी दल के द्वारा लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो मुश्किल से 40 से 45% वोटर ही इस पूरे चुनाव में, इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लेते हैं और 50 से 60% वोटर इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस मैप में देखें, जितनी भी रेड और ऑरेंज कलर की कंट्रीज हैं, वे सारी की सारी फेल्ड डेमोक्रेसी हैं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, अरब कंट्री, सारी की सारी एक फेल्ड डेमोक्रेसी है। इसके अलावा अगर इस मैप में देखें तो अफ्रीकन कंट्री भी एक फेल्ड डेमोक्रेसी की तरह ही दिखती है। वहां पे चुनाव के बाद हिंसा, हत्या और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हिंसा होना बहुत आम बात है। वहां पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा ही वहां पे चुनाव कराए जाते हैं। तो इस आधार पर देख सकते हैं कि एशियन और अफ्रीकन कंट्री के बीच लोकतंत्र का क्या हाल है। तो और इतना एडवर्स कंडीशन होने के बाद भी भारत ने अपने लोकतंत्र को जिंदा रखा है और इस लोकतांत्रिक माध्यम से देश को आगे ले जाते हुए और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना होने का गौरव प्राप्त किया है। और इसके बाद भी पश्चिमी मीडिया के द्वारा एक प्रोपेगेंडा के थ्रू भारतीय लोकतंत्र को धूमिल और भारतीय चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हमेशा किया जाता है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड फेक ऑडियो और वीडियो के द्वारा भारत के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में पश्चिमी देशों के द्वारा चलाया जा रहे इस प्रोपेगेंडा को समझना काफी जरूरी हो जाता है। और शायद वेस्टर्न मीडिया ये भूल जाती है कि विश्व में अगर सबसे पहले कहीं लोकतंत्र की स्थापना हुई है तो भारत के 16 महाजनपदों में से एक वज्जी महाजनपद में विश्व में सबसे पहली बार किसी रिपब्लिकन गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। तो ऐसे में वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना कितना उचित है, इस समझ से परे है। और इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया के द्वारा शराब घोटालों के आरोपी अरविंद केजरीवाल को तब ईडी ने गिरफ्तार किया तो इसे लोकतंत्र पे हमला बताया। हालांकि ईडी ने कोर्ट के सामने ये एविडेंस दे चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ही इस केस की किंगपिन है और गोवा की विधानसभा के चुनाव में इन रुपयों का इस्तेमाल किया गया है, उस मनी ट्रेल को भी दिखाया जा चुका है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पे हमला कैसे हो सकता है, ये भी समझ से परे है। और इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी को भी एक केस में गिरफ्तार किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री रहते हुए चारे घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सेना के जमीन घोटाले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था। लेकिन वेस्टर्न मीडिया के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही लोकतंत्र पर खतरा बताया जा रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो ऐसे में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या भारत में 2024 के चुनाव के बाद क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? अपनी राय जरूर दें। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।